कोई दिक्कत आए बताओ। हाँ, तो अपने पास में स्पाइनल कोड इंजरी, आप लोग जानते हैं। देखो बच्चों, स्पाइनल कोड क्या होता है मैं आपको बता दूं, ये सेंट्रल नर्व सिस्टम का पार्ट है। सेंट्रल नर्व सिस्टम में दो चीजें आती है, ब्रेन और स्पाइनल कोड। ये आपके पास में ब्रेन है और ब्रेन से जुड़ा होता है, इसे लटका हुआ एक पार्ट जिसको बोलते हैं स्पाइनल कोड। ये वाला स्पाइनल कोड है, ये वाला स्पाइनल। और ये किस में होता है बच्चों, आप देखेंगे जब ये आपकी रीढ़ की हड्डी के बीच में होता है। कहाँ होता है बताओ, जैसे आपकी रीढ़ की हड्डी है उसके बीच में लटका होता है। रीढ़ की हड्डी तो नीचे तक होती है, पूरी बहुत नीचे तक होती है, लेकिन ये बीच में खत्म हो जाता है। कहाँ खत्म हो जाता है बताओ, एक आपकी रीढ़ की हड्डी का लेवल होता है जिसका नाम है L1, वहीं पे आके खत्म हो जाता है। ये आपका स्पाइनल कोड है। कहते हैं ना कि ऊपर से गिर गई, उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई, अब तो उसके हाथ पैर ही काम नहीं करते। कहते हैं ना कि रीढ़ की हड्डी टूट गई, और रीढ़ की हड्डी टूटने की वजह से उसका हाथ काम करना बंद कर दिया, उसका पैर काम करना बंद कर दिया, उसका यूरिन अपने आप ही निकल रहा है। रीढ़ की हड्डी जब से टूटी है तब से, तो उसकी रीढ़ की हड्डी के साथ साथ क्या टूट गया, स्पाइनल कोड टूट गया। दोनों अलग अलग चीजें हैं बच्चों। देखो, वर्टिब्रा अलग चीज है, स्पाइनल कोड अलग चीज है। वर्टिब्रा का मतलब है रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की, जबकि स्पाइनल कोड अलग चीज है। स्पाइनल कोड नर्व सिस्टम का पार्ट है और रीढ़ की हड्डी जो है आपके हड्डियों है। क्या है, हड्डी है। तो देखो, आपके पास में स्पाइनल कोड इंजरी की बात करते हैं बच्चों, आप लोग जानते भी हैं कि स्पाइनल कोड को आप देखो, ये स्पाइनल कोड है 45 सेंटीमीटर का होता है। जब इसको काट के देखते हो आप यहाँ से, तो आपको ऐसा दिखता है। इधर देखो, अब मैं आप लोगों से पूछूंगा, तुमने कहा था सर पिताजी का नाम भूल जाएंगे, लेकिन ये नहीं भूलेंगे। बताओ, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर कहाँ है स्पाइनल कोड में? ग्रे मैटर किस साइड में होता है, व्हाइट मैटर कहाँ होता है? हाँ, ये क्या कहलाता है, ये एच वाला हॉर्न क्या कहलाता है? ये दोनों ऊपर वाले एंटीरियर हॉर्न कहलाते हैं और ये पोस्टीरियर हॉर्न। तो आप देखो, रीढ़ की हड्डी को देखते हैं तो रीढ़ की हड्डी ऐसे लटकी होती है। मैंने बीच में से काट दी, तो बीच में से काटने के बाद ऐसे दिखेगा आपको। ये देखो, ये सामने इधर वाला और एक इधर वाला, ये जो आपके पास में एंटीरियर कोड कहलाता है। क्या कहलाता है? एंटीरियर कोड, मतलब एंटीरियर स्पाइनल कोड, सामने वाला स्पाइनल कोड। जैसे मैं बैठा हूं और मेरी रीढ़ की हड्डी के अंदर स्पाइनल कोड है, तो जो स्पाइनल कोड इधर की तरफ झांक रहा है, जैसे ये स्पाइनल कोड है देखो मेरे पास, तो ये वाला पार्ट क्या है, एंटीरियर कोड, और पीछे वाला क्या है, पोस्टीरियर कोड। ये चीज समझना जरूरी है यहाँ पे, ये पोस्टीरियर कोड। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा बच्चों, यहाँ पे जो एंटीरियर कोड होता है वो मोटार क्रियाओं के लिए होता है। किसके लिए बताओ, किसके लिए होता है बताओ? मोटार क्रियाओं के लिए। और जो पोस्टीरियर कोड होता है बच्चों, ये सेंसरी क्रियाओं के लिए होता है। किसके लिए बताओ? सेंसरी क्रियाओं के लिए ज्यादातर। समझ गए बात को? अरे समझे नहीं समझे बात को? ये सेंसरी के लिए होता है। अगर मुझे एक बात बताओ, अगर आपके यहाँ पर चोट लगी है रीढ़ की हड्डी में, तो कौन सी क्रियाएं अफेक्ट होगी बताओ? मोटार क्रिया। मोटार क्रियाएं जानते हो ना, जो चीजें हम लोग करते हैं वो सब मोटार है, जो मूवमेंट हम लोग करते हैं वो क्या है, मोटार है। और अगर यहाँ पे चोट लगी तो आपके सेंसरी क्रियाएं अफेक्ट हो। सेंसरी का मतलब आपकी सेंसेशन वाली, जैसे आप देखो, अब आपको पता, रीढ़ की हड्डी देखने के लिए तो रेस्पॉन्सिबल नहीं है ना, देखने के लिए तो कौन है, ऑप्टिक नर्व है, तो देखना कभी डिस्टर्ब होगा? अगर किसी की रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है तो आंखें डिस्टर्ब होगी? नहीं होगी। नाक डिस्टर्ब होगा क्या? क्योंकि नाक के लिए कौन है, ओल्फैक्टरी है। कान डिस्टर्ब होंगे? कान के लिए कौन है, वेस्टिबुलर। टंग के लिए कौन है, हाइपोग्लोसल है, फेसियल है आपके, और आपके जो है ग्लासोफेरिंजियल है टंग के लिए, और ये चेहरे के लिए कौन है, फेसियल है आपके पास में। तो इसका मतलब जिन चीजों को क्रेनियल नर्व संभालती है, जिन कार्यक्रम को, चाहे वो सेंसरी व मोटार हो, जिन कार्यक्रम को आपकी क्रेनियल नर्व संभालती है, चाहे वो सेंसरी कार्यक्रम हो या मोटार कार्यक्रम हो, वो कभी भी अफेक्ट नहीं होते स्पाइनल कोड डैमेज होने पर। आगे बात समझ में? वो डैमेज होने पर वो कभी भी अफेक्ट है। किसी का अगर स्पाइनल कोड टूट गया, डैमेज हो गया, चोट लग गई, तो क्या वो बेरा हो जाएगा? नहीं होगा बेरा, नहीं होगा ना। क्या अंधा हो जाएगा? नहीं होगा। बताओ, क्या उसका स्वाद इफेक्ट, स्वाद आना बंद हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि ये सब कार्यक्रम किसके, क्रेनियल नर्व के। और क्रेनियल नर्व कहां से निकलती है, ब्रेन से। यहाँ पर वही कार्यक्रम इफेक्ट होंगे जो कि स्पाइनल नर्व करती है, जो कार्यक्रम स्पाइनल नर्व करती है वही इफेक्ट होंगे। तो यहाँ पर एक बात बता दे आपको, इधर देखो, इधर देखो, बताओ, बॉडी पे टच करना, बॉडी पर पेन होना, बॉडी पे टेम्परेचर, ये तो स्पाइनल कोड का काम हो सकता है ना, क्योंकि हमने ऐसे कोई सी भी क्रेनियल नर्व नहीं देखी जो ये काम करती हो। सुनी कभी कहीं पे टेक्टाइल नर्व? सुनी नहीं, सुना ना। तो टच वगैरह, प्रेशर वगैरह, पेन वगैरह, इन सब के सेंसेशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है बताओ? स्पाइनल कोड रेस्पॉन्सिबल है।
कौन रिस्पॉन्सिबल है बताओ? ये जो मैसेज कौन लेके जाता है? स्पाइनल कॉर्ड लेके जाता, ब्रेन की तरफ ही है। कहां लेके जाता है? ब्रेन की तरफ। तो कौन से सेंसेशन के लिए स्पाइनल कॉर्ड रिस्पॉन्सिबल है? देखो, देखने के लिए क्या स्पाइनल कॉर्ड? नहीं। सुनने के लिए, स्वाद के लिए, 5 सेंस है ना। कौन कौन से 5 सेंस है बताओ? देखना, तो देखने के लिए भी आपके जो है स्पाइनल कॉर्ड रिस्पॉन्सिबल नहीं है। देखने के लिए अलग नर्व जाती है ब्रेन से, ऑप्टिक नर्व। क्या सूंघने के लिए है? क्या सुनने के लिए है? क्या आपके पास में स्वाद के लिए है? फिर किसके लिए स्पाइनल नर्व? कौन से सेंसरी के लिए, सेंसेशन के लिए स्पाइनल और रिस्पॉन्सिबल? केवल जो टेक्टाइल है। टेक्टाइल का मतलब जिससे स्किन की जो सेंसेशन है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है स्पाइनल कॉर्ड। तो अगर इस आपके स्पाइनल कॉर्ड पे आपकी स्पाइनल कॉर्ड पे अगर चोट लगती है या आपका स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड या डैमेज हो जाता है तो कौन से सेंसेशन लॉस होते हैं बताओ? हाँ, टेक्टाइल के, टच के। उसको कितना भी टच करो उसको पता नहीं चलेगा, उसके कितना भी पेन करो उसको पता नहीं चलेगा। आई बात समझ में? और उसके कितना भी गर्म टेम्परेचर लगाओ उसको पता नहीं चलेगा, कितना भी ठंडा लगाओ उसको पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर आपके देखो बच्चों कि जो एंटीरियर साइड होती है आपके कोड की, स्पाइनल कोड की, वो तो मोटार क्रियाओं को कंट्रोल करती है। किसको बताओ? यहाँ से मोटार नर्व निकलती है। क्या निकलती है? मोटार नर्व। जैसे मेरे हाथ पैर को हिलाना है तो ब्रेन से मैसेज आ रहा है, तो ब्रेन से मैसेज कहाँ जाएगा? वो स्पाइनल कोड को, और स्पाइनल कोड उसको कहाँ भेजेगा? हाथ पैरों की तरफ। कहाँ भेजेगा बताओ? स्पाइनल नर्व के द्वारा। कौन से स्पाइनल नर्व के द्वारा? मोटार के द्वारा। किसके द्वारा? उसी तरह से मान के चलो आपके अंगों से कोई मान के चलो पेन का सेंसेशन है या फिर कोई प्रेशर का सेंसेशन है या टेम्परेचर का सेंसेशन है, तो वो अंगों से कहाँ जाएगा? आपके ब्रेन की तरफ। तो अंगों से ब्रेन की तरफ कौन लेके जाएगी उसको? स्पाइनल नर्व। कौन लेके जाएगी? देखो, स्पाइनल कोड में छोड़ देगी, स्पाइनल कोड से कहाँ चला जाएगा? ब्रेन के अंदर, क्योंकि ट्रैक्ट पाए जाते हैं ना, मैंने बताया था आपको, ट्रैक्ट होते हैं ना ट्रैक्ट। तो आपके पास में देखो, जहां से स्पाइनल कोड डैमेज होगा उस प्रकार के जो है कार्यक्रम क्या हो जाएंगे? अफेक्ट हो जाएंगे। अगर ये वाला स्पाइनल कोड डैमेज होगा तो मोटार फंक्शन अफेक्ट होंगे, और ये वाला स्पाइनल कोड डैमेज होगा तो कौन से? सेंसरी। और भी है, आपको बताऊंगा। तो बात चल रही है स्पाइनल कोड इंजरी की। किसकी बताओ? तो सबसे पहले बात करते हैं स्पाइनल कोड इंजरी के अंदर आप एंटीरियर कोड सिंड्रोम। सबसे पहला है आपके पास में एंटीरियर कोड सिंड्रोम। एंटीरियर कोड सिंड्रोम। एंटीरियर कोड सिंड्रोम में क्या होता है? इधर देखिए, आपका जो स्पाइनल कोड है ऐसा ही है ना बच्चों? अरे ऐसा ही है स्पाइनल कोड। तो ये वाली जगह डैमेज होती है, एंटीरियर स्पाइनल कोड डैमेज होगा। कौन डैमेज होगा? एंटीरियर स्पाइनल कोड डैमेज होने को क्या बोलते हैं आप लोग? एंटीरियर कोड सिंड्रोम। क्या बोलते हो बताओ? एंटीरियर कोड सिंड्रोम। इंजरी ऑफ, थोड़ा स्पीड से लिखेंगे, इंजरी ऑफ एंटीरियर पार्ट ऑफ स्पाइनल कोड। एंटीरियर पार्ट ऑफ स्पाइनल कोड। एंटीरियर पार्ट ऑफ स्पाइनल कोड। अब बताओ, एंटीरियर पार्ट डैमेज हो गया तो क्या देखने को मिलेगा? कौन से फंक्शन डिसफंक्शन हो जाएंगे? मोटार। सीधी बात है। तो सिम्टम्स की बात करें आप लोग बच्चों कि सर सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे? मोटार फंक्शन लॉस, मोटार फंक्शन लॉस। मोटार फंक्शन क्या हो जाएंगे? आपके लॉस हो जाएंगे। मोटार फंक्शन का मतलब बॉडी मूवमेंट नहीं हो पाएगी आपकी। आई बात समझ में? दूसरा आपके पास में दूसरी कंडीशन, पोस्टीरियर कोड सिंड्रोम। जब पोस्टीरियर कोड सिंड्रोम होगा तो आपके सेंसरी फंक्शन लॉस होंगे ना, सेंसरी फंक्शन लॉस। और पोस्टीरियर कोड सिंड्रोम किसे कहेंगे बताओ? डैमेज पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड का पोस्टीरियर पार्ट डैमेज हो जाएगा तो क्या कहेंगे आप लोग? पोस्टीरियर कोड सिंड्रोम। क्या कहेंगे बताओ? पोस्टीरियर कोड सिंड्रोम। और पोस्टीरियर कोड सिंड्रोम हो गया, आपके पोस्टीरियर पार्ट डैमेज हो गया तो कौन से फंक्शन लॉस होंगे बताओ? सेंसरी फंक्शन। सेंसरी बताओ, आपका स्पाइनल कोड कौन से सेंसरी फंक्शन करता है बताओ? टच का, टेम्परेचर का। आई बात समझ? लिखेंगे सेंस ऑफ वाइब्रेशन। आपके ऊपर कोई वाइब्रेशन हो रहा है तब भी आपको पता नहीं चलेगा। प्रेशर,
प्रेशर का, टच का, टेम्परेचर, आपके पेन, ये सारे के सारे सेंसेशन क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे। आ गई बात समझ में? ये सारे के सारे सेंसेशन क्या हो जाएंगे बच्चों, लॉस हो जाएंगे। इसको क्या बोलेंगे आप लोग बताओ, पोस्टीरियर कॉर्ड सिंड्रोम। चलिए आगे चलता हूं मैं, थोड़ा सा स्पीड से लेके आप लोग, क्योंकि बात ज्यादा समझने की चीज नहीं है। एंटीरियर कॉर्ड पोस्टीरियर कॉर्ड है ना, एंटीरियर मोटार के लिए, पोस्टीरियर सेंसरी के लिए। अब इधर देखो, इधर देखिए तीसरा वाला लेटरल कॉर्ड सिंड्रोम। ये क्या है बच्चों, देखो लेटरल कॉर्ड सिंड्रोम सामने देखेंगे, अभी मैं समझाऊंगा आप लोगों को इस चीज के बारे में। देखिए ये आपका स्पाइनल कॉर्ड था, मान के चलिए क्या था बताओ, ये कौन सा भाग हो गया स्पाइनल कॉर्ड का, एंटीरियर। ये कौन सा हो गया बताओ, पोस्ट। ये जो साइड की दीवारें हैं ये क्या है बताओ, लेटरल है। क्या है बताओ, जैसे मैं बात करता हूं आपके पास में इसकी, देखो इधर देखो, ये देखिए, ये मान के चलो स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड का कौन सा पार्ट है, एंटीरियर सामने वाला, पोस्टीरियर पीछे वाला, और ये जो दोनों दीवारें ये क्या है बच्चों, लेटरल। तो अगर यहां से डैमेज हो जाए आपका स्पाइनल कॉर्ड, कहां से डैमेज हो जाए, यहां से लेटरल से डैमेज हो जाए, तो कौन कौन से फंक्शन आपके डिसबैलेंस या डिसफंक्शन हो जाएंगे, बात करते हैं हम लोग। देखो इंजरी ऑफ लेटरल वॉल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, इंजरी ऑफ लेटरल वॉल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड की लेटरल वॉल अगर डैमेज हो जाए तो आपको क्या, आप उसको क्या कहेंगे, लेटरल कॉर्ड सिंड्रोम। क्या कहेंगे बताओ, और इसकी वजह से क्या होने के चांसेस होंगे मैं आपको बता दूं। देखो देखो इधर देखो, इसकी वजह से दो प्रकार के सिम्टम आपको देखने को मिल सकते हैं। इधर देखो बच्चों, यहाँ पे देखिए, इधर देखिए, ये आपके पास में स्पाइनल कॉर्ड है। इधर देखिए, इधर देखो, अगर ये वाली दीवार आपकी, इधर देखो, ये वाली दीवार आपकी डैमेज होती है तो आपके इस साइड की जितने भी नर्व है वो काम करना बंद कर देगी, और इस साइड की नर्व काम करना बंद कर देगी, तो इस साइड की जो बॉडी है वो काम करना बंद कर देगी। अगर इस साइड की डैमेज होती है तो इस साइड की नर्व काम करना बंद कर देगी, तो इस साइड की बॉडी काम करना बंद कर देगी। और अगर दोनों तरफ की डैमेज हो जाती है तो दोनों साइड का काम करना बंद कर देगी। तो दो प्रकार के यहाँ पर आपको देखो, दो प्रकार के यहाँ पे आपको सिम्टम देखने को मिलेंगे। एक तो एप्सिलेटरल सिम्टम्स। एप्सिलेटरल सिम्टम्स का मतलब ये है कि दोनों साइड के सेम, इसको जाने दो यार, ये सेम साइड के, मान के चलिए एप्सिलेटरल का मतलब जिस साइड में डैमेज हुआ उस साइड के जो है मोटार फंक्शन क्या हो जाएंगे, लॉस। सेम साइड मोटार फंक्शन लॉस, मोटार फंक्शन लॉस सेम साइड के। जैसे कोई व्यक्ति है, इधर देखिए, ये कोई व्यक्ति है, इधर देखो, इधर देखो, ये कोई व्यक्ति है, सामने देखिए बच्चों, सामने देखिए, और इसकी रीढ़ की हड्डी में ये पीछे ये लटका हुआ है इसका स्पाइनल कॉर्ड। क्या लटका हुआ है बताओ, अगर ये दीवार उसकी डैमेज होगी तो इस साइड की बॉडी काम करना बंद कर देगी। आगे बात समझ में। और अगर ये वाली दीवार डैमेज होगी तो इस साइड की बॉडी काम करना बंद कर देगी। तो अगर सेम साइड की बॉडी काम करना बंद करती है तो क्या कहलाता है, एप्सिलेटर। क्या कहलाता है बताओ। और कौन से फंक्शन लॉस होते हैं इस कंडीशन में बताओ, मोटार फंक्शन। कौन से बताओ, कौन से बताओ। हाँ, दूसरा होता है आपके पास में, इधर देखिए, दूसरा आपके पास में कॉन्ट्रालेटरल। कॉन्ट्रालेटरल, कॉन्ट्रालेटरल में क्या होगा, देखो इधर देखिए बच्चों कि आपके पास में ये स्पाइनल कॉर्ड है, इधर देखिए, और आपका स्पाइनल कॉर्ड की ये वाली दीवार डैमेज हुई है। इधर देखो, ये वाली दीवार डैमेज हुई है, मान के चलिए। कौन सी दीवार डैमेज हुई है बताओ, ये वाली दीवार। और इस दीवार के डैमेज होने की वजह से आपके क्या हुआ, इधर के फंक्शन लॉस हो गए, इस साइड की बॉडी के। तो इसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रालेटरल। और इस वाली दीवार के डैमेज होने की वजह से, ध्यान से समझे मेरी बात को, इस वाली दीवार के डैमेज होने की वजह से इधर का जो है आपके फंक्शन लॉस हो गए, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रालेटरल। लेकिन जब कभी भी कॉन्ट्रालेटरल आपके सिम्टम देखने को मिलेंगे तो हमेशा सेंसरी देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, एप्सिलेटरल सिम्टम हमेशा मोटार होते हैं। कहने का मतलब ये हो गया, इधर सुनो,
जब आपका स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होता है तो आपके मोटार और सेंसरी दोनों फंक्शन लॉस होते हैं, लेकिन मोटार फंक्शन किस साइड का लॉस होता है, जिस साइड डैमेज हुआ है, और सेंसरी फंक्शन किस साइड का लॉस होता है, अदर साइड का। समझ गए? तो जो मोटार फंक्शन लॉस होते हैं वो एप्सिलेटरल होते हैं, जबकि जो सेंसरी फंक्शन लॉस होते हैं वो कॉन्ट्रालेटरल होते हैं। क्या होते हैं वो? कॉन्ट्रालेटरल का मतलब है अपोजिट साइड। कॉन्ट्रालेटरल का मतलब सेंसरी जो फंक्शन लॉस होंगे वो अपोजिट साइड के लॉस होंगे, मोटार फंक्शन लॉस होंगे वो सेम साइड के होंगे। और जो मोटार फंक्शन सेम साइड के लॉस हो रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? एप्सिलेटरल। और जो अपोजिट साइड में सेंसरी फंक्शन लॉस हो रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रालेटरल। समझ गए आप बात को? क्लियर। तो यहां पर जब कॉन्ट्रालेटरल होगा तो अपोजिट साइड इफेक्ट, लेकिन अपोजिट साइड में क्या इफेक्ट होगा बताओ? सेंसरी फंक्शन। क्या इफेक्ट होगा बताओ? सेंसरी फंक्शन का मतलब, मोटार फंक्शन का मतलब हिलना डुलना मूवमेंट, हिलना डुलना या मूवमेंट को बोलते हैं मोटार फंक्शन, जबकि सेंसरी फंक्शन का मतलब है कोई भी सेंसेशन आपको महसूस नहीं हो पाएंगे। चलिए आगे। तो आपको पता है, देखो इसमें तो मूवमेंट वगैरह लॉस हो जाएंगे, इसमें आपके पास में टच, टेम्परेचर, पेन, प्रेशर, वाइब्रेशन, ये सारी चीजें क्या हो जाएगी? लॉस। बार बार लिखाने की जरूरत नहीं है। सेंसरी फंक्शन का मतलब ही यही है कि आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है कौन कौन से सेंसरी फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? टच, टेम्परेचर, प्रेशर, पेन, इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। बाकी चार जो सेंसेशन है उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्रेनियल नर्व। उसमें स्पाइनल कॉर्ड का कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो वही तो जाएगी इंफॉर्मेशन पूरी की, जो इंफॉर्मेशन जाएगी स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा जाएगी तो ब्रेन को ही जाएगी, तो ब्रेन को ही। आई बात में? जो स्पाइनल नर्व होती है वो डायरेक्ट ब्रेन से जुड़ी हुई नहीं होती, वो आपके स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन को इन्फॉर्मेशन देती है, जबकि जो क्रेनियल नर्व होती है डायरेक्ट ब्रेन से जुड़ी होती है, वो डायरेक्ट ब्रेन को इन्फॉर्मेशन देती है। समझे बात को? है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो मेन कार्यक्रम होते हैं वो ब्रेन से होते हैं। किससे होते हैं कार्यक्रम? ब्रेन से होते हैं। लेकिन बीच का जो मीडिएटर है वही डैमेज हो गया तो फिर ब्रेन को इन्फॉर्मेशन देने ले जाने का काम कौन करेगा? जो चार सेंसेशन होते हैं, चार सेंसेशन होते हैं, देखने का, सुनने का, टेस्ट का, और आपके पास में जो स्मेल वाला है, इसके जो सेंसेशन डायरेक्ट कहां चले जाते हैं? ब्रेन को। जबकि आपके पास में जो टेक्टाइल है, टच वगैरह, वाइब्रेशन वगैरह सेंसेशन आपके जाएंगे ब्रेन को, लेकिन किसके थ्रू जाएंगे बताओ? स्पाइनल नर्व और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। तो स्पाइनल नर्व और स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गए आपके, तो आपके पास में क्या होगा? देखो दोनों फंक्शन लॉस होते हैं, मोटार और सेंसरी दोनों। तो अगर मोटार फंक्शन लॉस होते हैं तो आपके हाथ पैर हिलना डुलना बंद, और सेंसरी फंक्शन लॉस होते हैं तो कौन से लॉस होंगे बताओ? टच वाले, वाइब्रेशन वाले, आपके प्रेशर वाले, पेन वाले, टेम्परेचर वाले, जो कि स्किन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? ऐसा नहीं है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने की वजह से आपके दिखना बंद हो जाए, नहीं हो सकता, क्योंकि दिखने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है बताओ? क्रेनियल नर्व रिस्पॉन्सिबल है, उसका स्पाइनल नर्व या स्पाइनल कॉर्ड से कोई लेना देना नहीं है। तो आपकी अगर लेटरल इंजरी हुई तो कितने प्रकार के सिम्टम देखने को मिल सकते हैं बताओ? लेटरल इंजरी में कितने प्रकार के सिम्टम देखने को मिल सकते हैं? दो प्रकार के, एप्सिलेटरल एंड कॉन्ट्रालेटरल। एप्सिलेटरल में कौन से देखने को मिलेंगे बताओ? मोटार। और कॉन्ट्रालेटरल में कौन से देखने को मिलेंगे बताओ? सेंसरी। कौन से बताओ? सेंसरी। हाँ, चौथे प्रकार का देखो, चौथे प्रकार की इंजरी इधर देखिए, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है मान के चलिए, और मैं इसको यहां से काट के यहां दिखाता हूं आपको, तो आपको कैसा देखने को मिलेगा? ऐसा ही दिखता है ना आपको, ऐसा। अब देखो यहां से भी डैमेज नहीं हुआ, यहां से डैमेज नहीं हुआ, ये दीवारें डैमेज नहीं हुआ, अब की बार यहां से डैमेज हो गया, बीच में से डैमेज हो गया। कहां से डैमेज हो गया? जब बीच में से डैमेज हो जाता है तो इसको बोलते हैं सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम। क्या बोलते हैं बताओ? सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम। तो इंजरी ऑफ सेंट्रल पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का सेंट्रल पार्ट अगर डैमेज हो तो क्या कहलाएगा बताओ? सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम। क्या कहलाएगा बच्चों बताओ? क्या कहलाता है बताओ? सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम। कर लेंगे? सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम किसे कहेंगे बताओ? हाँ, और इसकी वजह से क्या होगा देखो मैं आपको बता दूं। देखिए
इसकी वजह से दोनों ही प्रकार के जो दोनों ही प्रकार के जो है सिम्टम देखने को मिलेंगे, सेंसरी और मोटार दोनों। लेकिन आपको एक बात बता दूं बच्चों कि सेंट्रल कोर्ड सिंड्रोम के अंदर हमेशा अपर एक्सट्रीमिटी इफेक्ट होती है, लोअर एक्सट्रीमिटी इफेक्ट नहीं होती। कारण क्या है देखो, क्योंकि जो यहाँ से स्पाइनल नर्व निकलती है वो किसकी निकलती है, ओनली अपर एक्सट्रीमिटी की। लोअर एक्सट्रीमिटी के सारी स्पाइनल नर्व कहां से निकलती है, यहाँ से निकलती है ना। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सेंट्रल कोर्ड सिंड्रोम में ओनली अपर एक्सट्रीमिटी अफेक्टेड, अपर एक्सट्रीमिटी के सेंसरी और मोटार दोनों फंक्शन अफेक्टेड होंगे, सेंसरी और मोटार दोनों फंक्शन अफेक्टेड होंगे। बात समझ में आ गई आप लोगों को? आप लिख लोगे सेंसरी और मोटार दोनों फंक्शन, तो सेंसरी में क्या होंगे, टच बस सारे के सारे आ गए। तो अपर एक्सट्रीमिटी अफेक्ट होती है क्योंकि आपको पता है कि देखो यहां तक, ये कहां तक होता है, L1 तक। कहां तक होता है? और L1 तक जितनी भी स्पाइनल नर्व जाती है वो कहां जाती है, ओनली अपर एक्सट्रीमिटी को। कहां जाती है? लोअर एक्सट्रीमिटी की जो स्पाइनल नर्व निकलती है वो ज्यादातर कहां से निकलती है बताओ, L1 के बाद है ना, यहां से निकलती है लास्ट वाले लेवल से। तो यहां तो सेंट्रल होता ही नहीं है, सेंटर तो कहां तक रहेगा, केवल ये वाली, यहां पर कोई भी डैमेज हो यहां तक तो आपके अपर एक्सट्रीमिटी अफेक्ट होती है। कौन अफेक्ट होता है? अपर एक्सट्रीमिटी का मतलब क्या है बताओ? अपर एक्सट्रीमिटी का मतलब हेड, हाथ, दोनों हाथ काम करना बंद कर देंगे, दोनों हाथ काम करना बंद कर देंगे। अगला देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगला आपके पास में कोनस मेडुलरी सिंड्रोम, पांचवा। बताओ ये कहां पर डैमेज होने की वजह से होगा बताओ? कोनस मेडुलरी सिंड्रोम। देखो ये क्या होता है, इधर देखो इस पे कहां पे डैमेज होगा आपका, इधर देखो बच्चों, ये आपका स्पाइनल कोड होता है, कहां तक होता है, L1 तक। और यही लेवल इसका कैसा दिखाई देता है बताओ? डंठल की तरह, कौन शेप्ड होता है। कैसा होता है बताओ? कौन शेप्ड। देखा कौन शेप्ड है ना, इसलिए इसको क्या नाम दिया, कोनस। क्या नाम दिया? अगर ये वाला पार्ट डैमेज हो जाए, आपको पता है अगर ये वाला पार्ट डैमेज होगा, क्योंकि इससे तो सारी नीचे की नर्व निकलती है ना बच्चों, अरे सारी पैरों की नर्व, यूरिनरी ब्लैडर की नर्व सब यहीं से निकलती है बच्चों, यहीं से निकलती है ना। तो अगर कोनस मेडुलरी सिंड्रोम हो गया तो इसका मतलब ये इट इज इंजरी ऑफ कोनस मेडुलरीज। कहां की इंजरी है बताओ? कोनस मेडुलरीज। कोनस मेडुलरीज क्या होता है बताओ? स्पाइनल कोड का लास्ट पार्ट, स्पाइनल कोड का लास्ट पार्ट जहां से बाकी बची हुई सारी स्पाइनल नर्व निकलती है। आपको भी समझ में आता है, थोड़ा 5 दिन पहले आता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप एक आइडिया ले। तो कोनस मेडुलरिस के अंदर सामने देखो, कोनस मेडुलरिस में अगर इंजरी हो जाती है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कोनस मेडुलरिस सिंड्रोम। क्या बोलते हैं बताओ? कोनस मेडुलरिस सिंड्रोम। और इसकी वजह से क्या होगा देखो, इसकी वजह से क्या होगा बच्चों, ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोनस मेडुलरिस सिंड्रोम की वजह से क्या होगा, आपके लोअर एक्सट्रीमिटी का पैरालाइसिस हो जाएगा, क्योंकि जो लोअर एक्सट्रीमिटी है उसकी नर्व कहां से निकलती है, सारी की सारी कोनस मेडुलरिस से। तो पहली चीज तो आपको यही दिखाई देगा, लोअर, देखो ये रटने की चीज नहीं है ना, ये तो समझ रहे होंगे आप लोग, लोअर एक्सट्रीमिटी पैरालाइसिस, पैरालाइसिस। दूसरा आपके पास में दूसरा क्या होगा, और कौन किसका सिस्टम बिगड़ जाएगा, ब्लैडर एंड बोवल का, यूरिन अपने आप निकलने लगेगा और आपके ब्लैडर है ना, ब्लैडर और बोवल का सिस्टम बिगड़ जाएगा, ब्लैडर एंड बोवल अरिफ्लेक्सिया हो जाएगा। अरिफ्लेक्सिया का मतलब बताओ? अरिफ्लेक्सिया का मतलब उन पे कंट्रोल नहीं रह पाएगा। आगे बात समझो, उन पे कंट्रोल नहीं रह पाएगा। नेक्स्ट आपके पास में छठा देखो क्या होगा, छठा क्वाडा इक्विना सिंड्रोम। ये क्या होगा बताओ? क्वाडा इक्विना सिंड्रोम, सबसे पहली चीज है क्वाडा इक्विना क्या होता है, देखो आप तो समझे, अब आप समझ सकते हो इन चीजों को। क्वाडा इक्विना सिंड्रोम, देखो आपको पता है कि ये आपका स्पाइनल कोड, ये आपका कोनस मेडुलरिस, क्या है बताओ? ये वाला, यहां से बहुत सारी नर्व निकलती है, स्पाइनल नर्व, L2, L3, L4, L5, S1, S2, S3, S4, S5,
और ये क्या बनाती है बच्चों, देखो ये नर्व का एक जाल सा बना लेती है। क्या बना लेती है, नर्व का एक जाल सा बना लेती है। और ये जाल कैसा दिखाई देता है, घोड़े की पूंछ की तरह। किसकी तरह दिखाई दे रहा है, ये जो घोड़े की पूंछ की तरह जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं क्वाडा इक्विना। क्या बोलता है, और इसके अंदर इंजरी हो जाए, इट इज इंजरी ऑफ क्वाडा इक्विना, इट इज इंजरी ऑफ क्वाडा इक्विना। क्वाडा इक्विना की अगर इंजरी हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, क्वाडा इक्विना सिंड्रोम। क्या बोलते हैं बताओ आप लोग, क्वाडा इक्विना सिंड्रोम। अब आपको पता है कि जब क्वाडा इक्विना में इंजरी हो जाएगी तब भी क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, बताओ, वही सेम कॉनस मेडुलरिस वाले, क्योंकि सारी की सारी नर्व कहां जा रही है बताओ, नीचे की तरफ। तो इसमें भी क्या होगा, देखो सबसे पहला सिम्टम तो ये लोअर एक्सट्रीमिटी पैरालिसिस, लोअर एक्सट्रीमिटी पैरालिसिस हो जाएगा। और दूसरा क्या देखने को मिलेगा बताओ, बोवल ब्लैडर डिसरिफ्लेक्सिया, अरिफ्लेक्सिया, सॉरी डिसरिफ्लेक्शन है अरिफ्लेक्सिया, बोवल ब्लैडर अरिफ्लेक्सिया, मतलब बोवल और ब्लैडर में कंट्रोल खत्म हो जाएगा तुम्हारा। आगे बात समझ में, या तो स्टूल पास ही नहीं होगा, या स्टूल पास हो रहा है तो अपने आप हो रहा है, अपने आप ही, तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। आगे बात समझ में। तो ये तो था आपके पास में अलग अलग जगह पे आपका स्पाइनल कॉर्ड अगर डैमेज हो जाए तो क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं। अब देखो कुछ मोस्ट फ्रीक्वेंट इंजरी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, कि सबसे ज्यादा जो है स्पाइनल कॉर्ड कहां से इंजर्ड होता है, ये तो मैंने एक लेवल दिया है, इधर देखो। अब आप लोग ये तो इधर देखो बच्चों, इधर देखो, यहाँ तो आपने क्या पढ़ा कि या तो बच्चों ये एंटीरियर डैमेज हो जाए, या बच्चों पोस्टीरियर डैमेज, या फिर ये वाल डैमेज हो जाए लेटरल, या फिर आपके सेंट्रल डैमेज हो, या फिर आपके ये डैमेज हो। आपने अभी तक ये नहीं पढ़ा कि सर मान के चलो लंबर एरिया डैमेज हो गया तो क्या हो जाएगा, कि सर अगर थोरेसिस एरिया डैमेज हो गया क्या हो जाएगा, सर सर्वाइकल एरिया डैमेज हो गया तो क्या हो जाएगा। सर यही तो तीन ही तो एरिया होते हैं यहाँ पे, और तो कोई एरिया ही नहीं होता। देखो या तो कौन सा होता है बताओ, सर्वाइकल होगा, या थोरेसिस होगा, या लंबर होगा। लंबर के बाद तो सारे के सारे क्या है, नर्व है। क्या है, सारी की सारी L1 से निकलती है, फिर बाकी बची हुई नर्व सारी के सारी L1 से निकलती है, बाकी बची हुई नर्व। तो हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पे कि अलग अलग एरिया में अगर डैमेज हो जाए स्पाइनल नर्व, स्पाइनल कॉर्ड का, तो क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट फ्रीक्वेंट इंजरी, ये बहुत काम की चीज है दोनों के लिए, आपके लिए भी आपके लिए भी। मोस्ट फ्रीक्वेंट इंजरी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, कि सबसे ज्यादा स्पाइनल कॉर्ड कहां पे इंजर्ड होता है, कहां पे, कौन से लेवल पे। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सबसे ज्यादा स्पाइनल कॉर्ड कहां पर इंजर होता है सबसे ज्यादा। तो आप देखेंगे बच्चों सबसे ज्यादा इंजर्ड होता है आपके C6, C7, C8, T12 और L3, ये सबसे ज्यादा इंजर्ड होता है। C6, C7, C8, T12 और L3। L3 का मतलब क्या है, L3 नर्व डैमेज होती है ना, L3 क्या है, स्पाइनल नर्व है ना, होगी L3, तो लेवल तो कहां तक रह जाता है, ओनली L1 तक। बाकी सारी बची हुई नर्व कहां से निकलती है, L1 से निकलती है। L1 तक स्पाइनल कॉर्ड होता है आपके, और स्पाइनल नर्व तो क्या होती है, ज्यादा होती है। L1 के बाद L2 भी होती है, L3 भी होती है, L4 भी होती है, L5 भी होती है, S1 भी होती है, S2 भी होती है, S3 भी होती है, S4 भी होती है, S5 भी होती है, C1 भी होती है। ये सारी की सारी कहां से निकलती है, L1 से निकलती है। सारी की सारी कहां से निकलती है बताओ, L1 से निकलती है। तो सबसे ज्यादा जो आपके पास में इंजरी होती है बच्चों यहां पर होती है, इस वाले लेवल पे। C6 पे होती है, C7 पे होती है, C8 पे होती है, T12 पे होती है और L3 पे होती है। सबसे ज्यादा इंजरी यहीं पे होती है। आई बात समझ में। तो देखो बात करेंगे सर वन बाय वन सबसे मोस्टली यहीं पे होती है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखाऊंगा बस। जैसे अगर मान के C4 पे इंजरी हो गई तो क्या होगा, C4 इंजरी हो गई तो जो सर्वाइकल चौथी है उस एरिया में अगर इंजरी हो गई तो क्या होगा। तो आपको बता दूं ये मोस्ट डेंजरस इंजरी है। अगर C4 में इंजरी होगी तो बहुत खतरनाक बात हो जाएगी बच्चों, बचाना मुश्किल हो जाता है आदमी को। मोस्ट डेंजरस इंजरी, सबसे खतरनाक इंजरी होती है अगर यहां पे हो गया। क्यों, क्योंकि इट सप्लाई, क्योंकि C4 से क्या निकलती है, फ्रेनिक नर्व निकलती है। क्या निकलती है बताओ, फ्रेनिक नर्व। मैं लिख देता हूं यहां पे, C4 से फ्रेनिक नर्व निकलती है। और आपको पता है फ्रेनिक नर्व
कहां से कहां को लेकर जाती है बताओ इंफॉर्मेशन? डायफ्राम को। कहां को बताओ? डायफ्राम। और डायफ्राम का काम क्या है? रेस्पिरेशन का। किसका? तो अगर किसी के चोट लगी, इधर देखो मैं तुम्हें बता दूं, पहले बता दूं, पीछे का भी हेलमेट ले आना। इधर देखो, ये आपके पास में यहाँ पे ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है और ये C4 है। अगर एक्सीडेंट में यहाँ पर चोट लगी और यहाँ का स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गया बच्चों, वेंटिलेटर पे चले जाओगे। किस पे चले जाओगे? वेंटिलेटर। क्योंकि सांस नहीं ले पाओगे। जो नर्व आपकी यहाँ से निकल रही है वो नर्व कहाँ जा रही है बताओ? आपके डायफ्राम को। कहाँ जा रही है? और डायफ्राम का काम क्या है? रेस्पिरेशन करवाना। क्या काम है? आपको सांस सड़क से नहीं आएगा, वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा। मरीज को, मेरे मुंह से आप निकलता है बार बार। मरीज को कोई भी एनीवन। तो देखो यहां से फ्रेनिक नर्व निकलती है। कौन सी नर्व निकलती है बताओ? हाँ, और फ्रेनिक नर्व का काम क्या होता है? डायफ्राम। डायफ्राम जानते हो ना? का मूवमेंट कराना, मतलब रेस्पिरेशन कराना। क्या कराना बताओ? क्या कराना बताओ? रेस्पिरेशन कराना। तो अगर C4 की इंजरी हो गई तो क्या हो जाएगा बताओ? रेस्पिरेशन अफेक्ट हो जाएगा बच्चों। रेस्पिरेशन अफेक्ट हो जाएगा, आदमी मर सकता है, आदमी मर सकता है। वेंटिलेटर लाओ। क्या लाओ? वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है, की जरूरत पड़ सकती है। आगे बात समझ में है? चलिए, पड़ गए वेंटिलेटर की जरूरत। आगे चलते हैं। अगला देखो, जो मेन है एग्जाम में आएंगे वो सब चीज बता दूंगा। अगर मान के चलो आपके T6 के ऊपर इंजरी हो जाती है। इंजरी ये भी बहुत काम की, ये ज्यादा काम का है उससे। ये कई एग्जाम में देखा है मैंने, ये बहुत काम का है बच्चों, कई सारे एग्जाम में। इंजरी अबाउट T6 के ऊपर इंजरी हो गई। T6, T5, T4, T3, T2, T1, सर्वाइकल 8, सर्वाइकल 7, सर्वाइकल, है ना? मतलब T6 के ऊपर टूट गया आपका स्पाइनल कॉर्ड। इंजरी अबाउट T6 तो क्या कहलाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाता है ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया। ये कहीं बार आया हुआ क्वेश्चन है कि ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया क्या होता है और ये क्यों होता है। ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत काम का क्वेश्चन है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया किसे कहेंगे? जब आपका स्पाइनल कॉर्ड T6 के ऊपर के लेवल से इंजरी हो जाएगी। इंजरी अबाउट T6 क्या कहलाती है? ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया। क्या कहलाती है बताओ? और ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया में जो सिम्टम देखने को मिलते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या सिम्टम? ये भी कई बार आया हुआ है बच्चों, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। सिम्टम्स बहुत तेज हेडेक होता है मरीज को, थ्रोम्बिंग हेडेक। ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार बच्चों, मैंने कई बार देखा है। थ्रोम्बिंग हेडेक, बहुत तेज सिर दर्द होगा, हाइपर टेंशन होने लगेगा। क्या होने लगेगा बच्चों? हाइपर टेंशन हो जाएगा। और उसके ब्रेडिकार्डिया रहेगा। क्या रहेगा बताओ? ब्रेडिकार्डिया। बीपी बढ़ा हुआ रहेगा, ब्रेडिकार्डिया रहेगा, थ्रोम्बिंग हेडेक, बहुत जबरदस्त सिर दर्द रहेगा। ये 3 सिम्टम देखने को मिलते हैं। आगे बात समझे बच्चों? समझे नहीं समझे? हाँ समझ गए? अब देखो, अगर H2 और H3 में इंजरी हो जाए, जो नर्व है H2 H3 उनमें इंजरी हो जाए, तो एक बात ध्यान रखेंगे बच्चों, H2 और H3 के अंदर क्या पाया जाता है? मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स सेंटर पाया जाता है। वैसे मिक्चुरेशन सेंटर कहां होता है बताओ? बताया था मैंने, बताया था ना? यहां पर मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स सेंटर होता है H2 H3 पर। हाँ यहीं पे होता है वो। हाँ, मिक्चुरेशन का मतलब होता है यूरिन पास करना। मिक्चुरेशन एक क्रिया है, आपको याद होना चाहिए। मिक्चुरेशन एक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? यूरिन को पास करने की, यूरिन बाहर निकालने की जो क्रिया है उसको मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं? मिक्चुरेशन। क्या बोलते हैं बताओ?
तो मिक्चुरेशन सेंटर कहां पर पाया जाता है? H2H3 पे। कहां पे पाया जाता है? अगर H2H3 डैमेज हो गया तो मिक्चुरेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। क्या देखने को मिलेगा मैं तुम्हें बता दूं, देखो बच्चों, अगर इंजरी हो गई तो देखो आपके मिक्चुरेशन फेल, मिक्चुरेशन फेल। ये रिफ्लेक्स सेंटर है। आई बात समझ में? जाती सब चीजें ब्रेन को ही है। मिक्चुरेशन फेल हो जाएगा अगर H2H3। इधर देखो मैं बहुत काम की चीज बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन है। आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब दिखाई देगा आपको क्वेश्चन। H2H3 में इंजरी हो गई तो आपके मिक्चुरेशन नहीं हो पाएगा। अगर मतलब मिक्चुरेशन नहीं हो रहा तो यूरिन बाहर, ब्लैडर क्या होता जाएगा? हाँ, ब्लैडर फूलता जाएगा, ब्लैडर फूलता जाएगा, ब्लैडर डिस्टेंशन हो जाएगा। अब क्या करूं बताओ? यूरिन को बाहर निकालूं, कैसे निकालूं? अपने आप तो नहीं निकल रहा, कैसे निकालूं? फॉलिज डाल देंगे ना। तो आप क्या इंटरवेंशन करिए, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, क्या इंटरवेंशन करते हो आप लोग? अगर H2H3 में इंजरी होगी तो इंटरवेंशन आप लोग फॉलिज कैथेटर डालते हो। क्या डालते हो बताओ? फॉलिज कैथेटर मतलब अरे यूरिन वाली नली, और उससे जो है यूरिन बाहर निकालते हो। आई बात समझ में बच्चों? चलिए, और क्या हो सकता है? देखो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से, बहुत बड़ी बात आ रही है, समझे आप लोग? और क्या हो सकता है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से? इधर देखो, सब देखे आप लोगों ने, ये क्या पढ़ा आपने बताओ? स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बताओ हम लोग? स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। ये सारी चीज पढ़ रहे हो, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। चलिए आगे, और क्या हो सकता है? स्पाइनल शॉक हो सकता है। ये क्या हो गया सर, स्पाइनल शॉक? स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, आपने शॉक पढ़ा तो आज तक आपने शॉक पढ़ा तो शॉक की डेफिनेशन ये पढ़ी थी। देखो अभी आपने स्ट्रोक पढ़ा, स्ट्रोक का मतलब ब्रेन को ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो जाना। शॉक का मतलब भी वही है, लेकिन आप ब्रेन हटा दो वहां से। क्या हटा दो? बॉडी के किसी भी पार्ट को ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो जाना शॉक कहलाता है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ब्लड सप्लाई कम हो जाना शॉक कहलाता है। और अगर कारण ब्रेन वाला हो, ब्रेन में हो दिक्कत, तो क्या कहलाएगा? स्ट्रोक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो आपके स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी होने की वजह से शॉक कैसे हो सकता है? इधर देखो, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने की वजह से न्यूरोजेनिक शॉक देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है सर? कैसे न्यूरोजेनिक शॉक? आपको पता है बच्चों कि बहुत सारी नर्व जो है, इधर देखो, बहुत सारी नर्व आपकी स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है, और स्पाइनल कॉर्ड की बहुत सारी जो नर्व होती है वो कुछ ऐसी क्रियाओं को भी कंट्रोल करती है जो ऑटोमेटिक होती है। देखा तुम लोगों ने? ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम का भी पार्ट है बहुत सारी स्पाइनल नर्व। किसका पार्ट है बताओ? ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम का भी पार्ट है। अगर स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो जाएगी तो ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और उस ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम में एक क्रिया कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की भी है। किसकी बताओ? आपका हार्ट प्रॉपर काम, जब हार्ट प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा तो शॉक तो होना ही है। मोटर बोल गई, क्या बोल गई? मोटर फूक गई। आई बात समझ में? जो हार्ट है, इधर देखो, जो हार्ट है प्रॉपर काम नहीं कर पा। आपको इस प्रकार के शॉक को, कारण कौन है? हार्ट का तो जिम्मेदारी नहीं है ना। किसकी जिम्मेदारी है? स्पाइनल कॉर्ड तो इंजरी हुई, तो इस प्रकार के शॉक को स्पाइनल शॉक या न्यूरोजेनिक शॉक कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? आपने शॉक, इधर देखो, अभी देखो, आपने उस बोर्ड पे शॉक पढ़े थे, मुझे पता है। आपने जितने भी शॉक पढ़े उन सब शॉक के अंदर क्या होता है? टैकीकार्डिया होता है। क्या होता है बच्चों? आपको पता है कि शॉक का पहला सिम्टम ही टैकीकार्डिया है। क्या है बताओ? फिर क्या होता है? हाइपोटेंशन होता है। क्या होता है बताओ? पहले टैकीकार्डिया होता है, फिर हाइपोटेंशन होता है, फिर इस तरीके से बहुत सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो यहां पर ध्यान रखना आप लोग बच्चों कि हाइपोटेंशन तो होगा लेकिन यहां पर कभी टैकीकार्डिया नहीं होता। क्यों? मैंने वहां से समझाया था, एक बार फिर बता रहा हूं। यहां पर टैकीकार्डिया मतलब हार्ट रेट क्यों नहीं बढ़ती? क्योंकि हार्ट रेट शॉक में कब बढ़ती है? जब ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू मैसेज आते हैं कि हार्ट रेट को बढ़ाया जाए।
तो ब्रेन तो मैसेज भेज रहा है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड तो इंजर्ड है ना, तो हार्ट रेट कहाँ से बढ़ पाएगी? हार्ट रेट बढ़ने की जगह क्या होती जाएगी? कम होती। ये इस प्रकार का शौक है जिसमें टैकीकार्डिया की जगह क्या देखने को मिलता है? ब्रेडिकार्डिया। बहुत बार और लाखों बार क्वेश्चन देखा है मैंने, ये कई बार देखा है। तो अगला टॉपिक आपके पास में स्पाइनल शॉक। स्पाइनल शॉक किस प्रकार का शॉक है बताओ? न्यूरोजेनिक शॉक है। कैसा बताओ? न्यूरोजेनिक शॉक है। स्पाइनल शॉक कैसा शॉक है बताओ? न्यूरोजेनिक शॉक। और इसमें वो नहीं है कि ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो जाना, वैसा कुछ नहीं है। इसमें क्या है देखो, स्पाइनल कॉर्ड का काम जो है लॉस हो जाना। हाँ, क्या होगा? स्पाइनल शॉक एक प्रकार का न्यूरोजेनिक शॉक है। इसमें क्या होता है? कंप्लीट एंड टेम्परेरी, या तो टेम्परेरी या कंप्लीट लॉस ऑफ स्पाइनल फंक्शन। स्पाइनल कॉर्ड में चोट लग गई जिसकी वजह से कंप्लीट या टेम्परेरी लॉस हो गया स्पाइनल फंक्शन का। जो स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन है वो नहीं हो पा रहे। आई बात समझ में? कौन कौन से फंक्शन करता है बताओ? ये सेंसरी भी करता है, ये मोटार भी करता है, और ये ऑटोनोमिक भी करता है। ये लो साहब, ऑटोनोमिक भी करता है ना। और ऑटोनोमिक में क्या करता है? हार्ट रेट का भी आ गया सिस्टम, आ गया ना। तो जब आपके स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो जाएगी तो आपके जो है स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन क्या हो जाएंगे बताओ बच्चों? लॉस हो जाएंगे। स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन क्या हो जाएंगे बताओ? लॉस हो जाएंगे। कंप्लीट भी हो सकता है, टेम्परेरी भी। स्पाइनल कॉर्ड के एक फंक्शन में क्या फंक्शन है? एक फंक्शन ये भी है कि ये हार्ट रेट को क्या रखता है बताओ? मेंटेन रखता है। आई बात समझ में? तो हार्ट रेट क्या हो जाएगी? देखो यहाँ पर जैसे ऑटोनोमिक की बात करेंगे तो आपके पास में क्या होगा बच्चों? हार्ट प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा। हार्ट फंक्शन क्या हो जाएंगे बताओ? डिसबैलेंस या इम्पेयर्ड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे हार्ट फंक्शन बताओ? इम्पेयर्ड। हार्ट फंक्शन इम्पेयर्ड होने की वजह से ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी बताओ बच्चों? कम हो जाएगी। ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी बताओ बच्चों? अरे बोलो, कम हो जाएगी। आगे बात समझो, ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी बताओ बच्चों? कम हो जाएगी। टिश्यू को ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी बच्चों, और टिश्यू को ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी मतलब आपके पास में इस्कीमिया हो गया। क्या हो गया बताओ? इस्कीमिया कहते हैं ना। और इस्कीमिया की वजह से आपके टिश्यू क्या होने लगेंगे बताओ? डैमेज होने लगेंगे। क्या होने लगेंगे बताओ? टिश्यू। और इसी को क्या बोलते हैं? शॉक। क्या बोलते हैं बच्चों? शॉक। आगे बात समझ में? देखो सेम सा लग रहा है ना, स्ट्रोक की तरह लग रहा है बिल्कुल। स्ट्रोक का लेना देना किससे बताओ? शॉक का लेना देना किससे बताओ? पूरी बॉडी से। किससे लेना देना है बताओ? पूरी बॉडी से। समझे बात को बच्चों? अरे समझे नहीं समझे बताओ? अब तुम्हें पता है जितने भी शॉक होते हैं उन सब में आपने देखा, जितने भी शॉक होते हैं उन सब में टैकीकार्डिया देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है बताओ? टैकीकार्डिया। टिश्यू डैमेज एंड शॉक, ये यहाँ पे कर देता हूँ। देखो सिम्टम्स की बात करें आप लोग कि सर क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे न्यूरोजेनिक शॉक या स्पाइनल शॉक में? सबसे पहला सिम्टम, वैसे अदर जो शॉक होते हैं उनमें पहला सिम्टम क्या आता है बताओ? टैकीकार्डिया। यहाँ पे पहला सिम्टम हाइपोटेंशन आएगा, क्योंकि ब्लड सप्लाई क्या हो गई? कम हो गई ना। जब ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी तो आपको पता ही है कि जो ब्लड वेसल्स है उनमें ब्लड की कमी आ रही है, और ब्लड वेसल्स में ब्लड की कमी रहेगी तो दीवारों पे प्रेशर कम लगेगा, हाइपोटेंशन रहेगा। क्या रहेगा? दूसरा आपके पास में यहाँ पर टैकीकार्डिया की जगह क्या रहेगा बताओ? ब्रेडिकार्डिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पे ध्यान देंगे। देखो जितने भी शॉक है उनमें सबसे पहला सिम्टम क्या आता है बताओ? बहुत सारे शॉक पढ़े थे अपन ने, कौन कौन से बताओ? हाइपोवोलेमिक शॉक पढ़ा हमने, कार्डियोजेनिक शॉक पढ़ा हम लोगों ने, सेप्टिक शॉक पढ़ा। ये मेरी बात सुनो इधर तुम दोनों, शॉक भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिखने के लिए। आगे बात समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट है, बात ध्यान रखना। तो कार्डियोजेनिक शॉक, सेप्टिक शॉक और आपके पास हाइपोवोलेमिक शॉक, तीनों के अंदर पहला सिम्टम क्या आता है बताओ? टैकीकार्डिया। जबकि इसके अंदर पहला सिम्टम क्या आता है? हाइपोटेंशन। अगर ये क्वेश्चन अब भी गलत करते हो तुम लोग तो तुमसे पागल कोई नहीं है। आई बात समझ? फिर तो बोतल का ढक्कन खोलना, उसमें पानी भरना और फिर डूबने की कोशिश करना, बस उसमें डूबने की कोशिश करना। ये क्वेश्चन कई बार मैंने एग्जाम में देखा है। जितने भी शॉक होंगे उन्हें पहला सिम्टम क्या देखने को मिलेगा? टैकीकार्डिया। और ये जो न्यूरोजेनिक शॉक या स्पाइनल शॉक है इसमें पहला सिम्टम क्या देखने को मिलता है? हाइपोटेंशन।
हाइपोटेंशन का मतलब क्या होता है बताना, जोर से बोलो, सबको सुनाई देना चाहिए। हाइपोटेंशन का मतलब, अरे बीपी कम होना, बेटा तुम पढ़ाई किया करो, क्या है, बीपी कम होने को बोलते हैं हाइपोटेंशन। आई बात समझ में? एक साइड में लिख लिया करो, जो भी चीजें नहीं आती सबसे पहले तो शरीर से निकालो आलसीपन। हजारों बार कहता हूं, जो चीज समझ में नहीं आती अगर मैं बोलता हूं उसको साइड में लिख लो ना, तुरंत पढ़ने में आ जाएगी वो। पहले तो पढ़ना सीखो। ये लो साहब बच्चों, इधर देखो, ये सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। आगे बात समझ में? ये सारे के सारे सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे स्पाइनल शॉक के अंदर, और बाकी कुछ आता नहीं है। अब देखो, नर्सिंग केयर आफ्टर स्पाइनल इंजरी। स्पाइनल इंजरी होने के बाद क्या नर्सिंग केयर करते हो? एक ये मैं तुम्हें बता देता हूं, नर्सिंग केयर आफ्टर स्पाइनल इंजरी। अगर स्पाइनल इंजरी हो गई उसके बाद क्या क्या नर्सिंग केयर करते हो आप लोग? नर्सिंग केयर क्या क्या नर्सिंग केयर? सबसे पहला पोजीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पोजीशन हमेशा फ्लैट पोजीशन देंगे। क्या देंगे? और नो मूवमेंट, मूवमेंट नहीं कराएंगे बच्चों। ऐसा नहीं है कि हाँ फ्लैट देंगे अरे लेटरल हो जा, नहीं। अगर आप लोग मूवमेंट कराएंगे तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी बढ़ सकती है ना। एक तो हड्डी टूट के घुसी हो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर और आप इधर उधर करते स्पाइनल कॉर्ड और ज्यादा डैमेज हो जाएगा ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हमें जरूरत पड़ गई मूवमेंट कराने की कि हमें फ्लैट से उल्टा करना है, उसको सुपाइन से कहां करना है बताओ? प्रोन पोजीशन में लाना है। फ्लैट लेटा है, सुपाइन लेटाना है। तो आप लोग कैसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले मरीज को आपको मूवमेंट कराना है, क्या कराना है बताओ बच्चों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मूवमेंट कराना है तो लॉग रोल। लॉग रोल क्या करेंगे? लॉग रोल का मतलब क्या है? इधर देखो, इधर देखो, आप उसकी बेड सीट को, किसको घुमाएंगे? बेड सीट को। कैसे? अब तो बहुत सारे बच्चे तो कह रहे सर कैसे बेड सीट को? देखो कैसे, इधर देखो कैसे, ये जैसे बेड पे बिछा हुआ है और ये मरीज है ना, तो मरीज से नहीं कहोगे तो या उधर घूम है ना, ये वाला इसको क्या बोलते हैं? लॉग रोल। क्या बोलते हैं? इस तरीके से आप लोग बेड शीट को घुमाएंगे, तो बेड शीट को घुमाएंगे तो मरीज अपने आप ही घूमता रहेगा। आई बात समझ? इसको बोलते हैं लॉग रोल। क्लियर है? चलिए, तो ये आपके पास होती है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। क्या होती है बताओ? हाँ, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। ये स्पाइनल कॉर्ड इंजरी कंप्लीट होता है आपका। ध्यान रखेंगे आप लोग इसके बारे में।